किसी का जरूरी कोई कॉल ना आए, बहुत इमरजेंसी हो, तो बिना परमिशन के कोई उठ के जाएगा नहीं। ये ना सोचना अरे हम सोच रहे थे मैडम क्लास ना डिस्टर्ब हो तो हमने आपको नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं है ना। पहली बात डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अब आगे की बात शुरू करते हैं। जैसे हमें डिफेंस सेक्टर में जाना है तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का एक अच्छा रोल होता है ना। बाकी एग्जाम्स की हम बात नहीं करते बेटा, लेकिन अगर एयरफोर्स XY ग्रुप के थ्रू अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो हमारे इंग्लिश पे फोकस होना चाहिए। इंग्लिश बहुत ज्यादा मार्क्स की नहीं आती, लेकिन अक्सर लोगों की वीकनेस होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमने इसको कभी सीरियसली लिया ही नहीं। हम में से जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उसमें ज्यादातर स्टूडेंट यूपी बोर्ड होगा और साइंस फील्ड का होगा। ज्यादातर, मैंने सबकी बात नहीं करी है, ज्यादातर स्टूडेंट्स होंगे वो यूपी बोर्ड होते हैं और साइंस स्ट्रीम से होते हैं। कुछ सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड भी होगा, है ना। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज वेलकम, कुछ हो सकते हैं। तो जब हम साइंस स्टूडेंट्स होते हैं तो हमारा पूरा फोकस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे होता है। इंग्लिश को हम लोग ना के बराबर पढ़ते हैं और रट रट के निकल जाते हैं। सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेनेशन याद कर लिया, जो बहुत बार पूछा गया वही पढ़ के चले गए। पूछा कुछ भी जाए, लिखना अपना ही वाला है। 100 में से 52 नंबर ला के पास हो गए, इज्जत के साथ निकल आए। बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं होता, बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं है। 12th की इंग्लिश को हम इतना सीरियसली लेते ही नहीं। अगर शायद तब पढ़ लिए होते तो अब पढ़ने की जरूरत भी ना पड़ती। लेकिन हम लोगों ने सोचा क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या सिंटेक्स, क्या सिंथेसिस, टीचर भी समझा नहीं पाता, हम समझना चाहते भी नहीं। हम लोग मर्सी एजुकेशन ऑफ नेचर पढ़ा के रट रट के गाइड वाइड क्वेश्चन मार्क कैसे भी करके बस उद्धार हो जाए, पढ़ के निकल आए। हम उतना सीरियसली इंग्लिश को लेते नहीं है। और नो डाउट हमारे पास सीरियस लेने के और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसको उतना सीरियसली पढ़ के आते हैं 12th में। उसके बाद अभी भी जब हम प्रिपरेशन करते हैं कंपटीशन लेवल की, तो भी हम मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आप लोग रागा पे ज़्यादा फोकस करते हो, केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ते हो, फिजिक्स ज़्यादा पढ़ते हो, सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुक रहा है। मान लीजिए आप सबका रिटर्न निकल भी जाता है तो भी कहीं ना कहीं मुठभेड़ तो होनी है ना GDPI साइको से। रिटर्न क्वालिफाई करके गए, 1 साल तैयारी करी, रिटर्न की तैयारी करी, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया तो पता लगा GD से आउट हो गए, साइको से आउट हो गए, PI से आउट हो गए। और करेंगे भी कब? जब रिटर्न का रिजल्ट निकल जाएगा, 10 दिन बाकी होंगे PI के। मैडम बताइए कुछ GD का है आपके यहाँ? कुछ बढ़िया घोलने की गुट्टी उट्टी रखी है, पिला दें, GD बढ़िया हो जाए? नहीं हो पाए। जिस दिन से आप फॉर्म भरते हो उस दिन से आप अपने आप को लास्ट चीज के लिए तैयार रखो। फिलहाल के लिए अभी हम लोग यहाँ पे रिटर्न एग्जाम्स के लिए हैं कि मैम इंग्लिश में हमें कहाँ पे फोकस करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, और ग्रामर में भी सारे टॉपिक पढ़ने वाले नहीं होते, सब पढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे। सारे के चक्कर में मत पढ़ो, लेकिन जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके एग्जाम के लिए आर्टिकल एक टॉपिक है, आता है, फिलर मिल जाता है, देखने में आसान लगता है, लेकिन होता नहीं टॉपिक, समझ नहीं आता कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ नो आर्टिकल होगा। जो पढ़ते चले आ रहे हैं वहां पे दिक्कतें होनी स्वाभाविक है। साथ ही साथ एक इसका साथी होता है टेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको टेंस आता है तो समझो नरेशन और वॉइस आते हैं। टेंस पे बेस्ड होता है ना नरेशन और वॉइस। टेंस पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, और साथ ही साथ एक्टिव पैसिव की। एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके भी, ज्यादा क्वेश्चन किसी के नहीं आते। 20 नंबर की इंग्लिश में क्या ही दे देंगे वो, 15 नंबर की इंग्लिश में क्या ही दे देंगे वो, लेकिन वो आपको चेक करना चाहते हैं कि आपको हर चीज आती है कि नहीं आती है। तो सबसे पहली बात, टेंस अगर हमारा अच्छा है तो हम नरेशन और वॉइस को कर सकते हैं। आज की क्लास में हम कोई रूल नहीं बताएंगे, कोई टिप्स नहीं बताएंगे, कोई टेक्निक्स नहीं बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस को पॉइंट आउट करने की, मतलब आंसर को बोलते ना डिलीट करके एक आंसर चूज करने की, उसकी बात करेंगे। आंसर को रिप्लेस करना सीखेंगे, किस तरीके से हम सही ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। कोई नियम लिखने की जरूरत नहीं है, कोई कायदे नहीं, कोई कानून नहीं, बस केवल तुक्का मारना सीखेंगे कि एग्जाम में अगर हमको कुछ भी नहीं आ रहा है तो कैसे पास होंगे, है ना। अभी बता, सुनने में अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। टाइम एंड टेंस की बात बेटा, इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में आता है वर्ब। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ जाता है, अच्छा रोल प्ले करता है। साथ ही साथ एक टॉपिक होता है प्रीपोजिशन, बहुत ज्यादा टेंशन देने वाला। इसको कितना भी पढ़ लो सही नहीं लगा पाओ। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें अच्छा तो लगता है, जो हमको आएगा वो पेपर में नहीं आएगा। महात्मा गांधी वॉज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, हमको पता है पेपर में नहीं आता। जो पेपर में आता है वो हमको नहीं आता।
प्रीपोजिशन का केस ये रहता है कि कौन सी वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी, इसका रोल बहुत बड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा टॉपिक और बचता है हमारे पास, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। विश्वास मानिए इतने टॉपिक के बाद आपको एग्जाम में कोई फेल नहीं कर पाएगा। ग्रामर में मेरी जिम्मेदारी है पूरी, मतलब चैलेंज इस बात का कि अगर आपको आर्टिकल, टेंस, वर्ब, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आता है, नाउन और प्रोनाउन नहीं भी आता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नाउन प्रोनाउन में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि भैया इसका प्लूरल क्या बनेगा, 4 ऑप्शन होंगे, एक बताना है। इनमें से मटेरियल नाउन कौन सी है, एक बताना है ना। तो कभी भी अगर नाउन और प्रोनाउन के क्वेश्चंस आते हैं तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं करते, लेकिन अगर ग्रामर में ये टॉपिक्स आपको आते हैं सर, तो उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट वीक होली है, होली पे आप इनका बिल्कुल अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। लास्ट 10 इयर्स के जितने भी पेपर्स हैं वो सारे लगा डालना, मतलब ये कुछ भी मत सोचना कि हमें नहीं आया। आज हम लोग जो प्रिपरेशन करेंगे वो हम इन्हीं की करेंगे, छोटा सा रिवीजन करने वाले हैं, एक आपको शीट प्रोवाइड करेंगे, उसमें जो भी क्वेश्चंस है वो लास्ट ईयर पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, तो दिक्कत कम होगी। साथ ही साथ छोटा सा पोर्शन आता है वोकैबुलरी का, वोकैब बहुत टफ नहीं आती है, इसका पोर्शन लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते बेटा ये 500 एंटोनिम याद कर लो उसी में मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पढ़ के कुछ भी जाओ, देना उनको नहीं वाला है। इसमें भी आपको एलिमिनेशन प्रोसेस आना चाहिए कि एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये हो सकता है कि मुझे कौन कौन से ऑप्शन नहीं होंगे। मतलब ये कि वोकैब में हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस सीखेंगे आज, किस तरीके से गलत ऑप्शन को हटाया जाता है और सही तक पहुंचा जाता है। एलिमिनेशन सीखेंगे, वो हमारे वोकैबुलरी का पोर्शन होगा। साथ ही साथ बेटा वोकैब में आता है इडियम एंड फ्रेजेस, पता होगा, मुहावरे जिसको बोलते हो। एंटोनिम मतलब अपोजिट, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, और साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी एरिया बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर आप नोटिस करो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बेटा बात करें ना, तो मान लीजिए अगर आपको स्टडी आती है, स्टडी के कीवर्ड्स होते हैं, रूट वर्ड में पढ़ाया जाता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ मैप्स, एक क्वेश्चन मिल सकता है। हो सकता है एक क्वेश्चन मर्डर पे बेस्ड आ जाए, मर्डर ऑफ सिस्टर, मर्डर ऑफ पेरेंट्स, मर्डर ऑफ ब्रदर, मर्डर ऑफ टीचर, जो भी है। इसके अलावा हो सकता है एक क्वेश्चन गवर्नमेंट पे बेस्ड आ जाए, गवर्नमेंट रन बाय पीपल, गवर्नमेंट रन बाय किंग और क्वीन, गवर्नमेंट रन बाय रिच पीपल, गवर्नमेंट रन बाय लाइट पीपल, ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, अ प्लेस वेयर, इस तरीके से क्वेश्चन मिल सकते हैं बेटा। इसके अलावा और प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे वन हू नोज एवरीथिंग, है ना, वन हू परफेक्ट इन मैथ्स, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं। मतलब इतने ज्यादा दायरा नहीं होता, बहुत कम जगह पर हम अपना काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं, तो अगर एक बार हमने स्टडी पढ़ लिया, फोबिया पढ़ लिया, मैनिया पढ़ लिया, तो लगभग काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत इसको भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वो रूट वर्ड से बहुत अच्छे से हो जाता है। रूट वर्ड वोकैब का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, एक इसके लिए किताब भी आती है, वर्ड पावर मेड इजी, बहुत आसान किताब नहीं है, उसको पढ़ने के लिए बहुत संयम की जरूरत है, जो हमारे अंदर नहीं है ना। 12th पास स्टूडेंट के अंदर संयम थोड़ा कम माना जाता है, इसीलिए जो कैट मैट की प्रिपरेशन करते हैं ना, वो उस बुक को पढ़ते हैं, और उसके भी एक एक एडवांस लेवल आते हैं। हमको तो ये पता है कि दो में दो जोड़ो आंसर बताइए, हमें ट्रिक पे डिपेंडेंसी ज्यादा होती है। जब हम 12th पास आउट करके आते हैं तो हमें ये समझ आता है कि मैडम कोई तुक्का बताइए, जल्दी कैसे लगे, भले वो 5 की जगह 15 मिनट ले जाए, लेकिन ट्रिक होनी चाहिए। वैसा मेथड नहीं होना चाहिए जैसे हमने स्कूल में पढ़ा, कुछ अलग हो। सुना होगा मैथ्स वाले सर लोग पढ़ाते हैं 64 into 56 का मल्टीप्लिकेशन, बेटा जल्दी कर सकते हो, उसको जोड़ो, इकाई का लिखो, दहाई का इसको जोड़ो, उसको। अरे भैया इतना लंबा प्रोसेस, हो सकता है जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो वो कर ले। कभी कभी आता है ना, ये सिखाते हैं भाई इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी सिखा देंगे तुमको, कैसे इसका करो, उसका इकाई का लिखो, इसका। अरे भैया इतने हम कर लेंगे थोड़ा, लेकिन हमको अच्छा लगता है, कुछ अलग मिला ना। हम ये नहीं कह रहे कि मैथ और रीजनिंग और फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं है, मेरा मकसद तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है ना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो जिसका टीचर होता है, ब्रांड एम्बेसडर होता है, उसी की तारीफ करता है। हेमा मालिनी भी कहती है कैन टैरो बेस्ट है
है ना, सचिन अपना लेके चल रहे हैं, तो वही है, सबका अपना अपना है ना। तो मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है तो थोड़ी तो वैरायटी करनी पड़ेगी, लेकिन बेटा सच है कि अगर सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह सब इंपॉर्टेंस रखते हैं, है ना, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन सबको दे चुके हैं ना साल भर इंपॉर्टेंस। अब पेपर टाइम थोड़ी सी इसकी जरूरत है। तो मैंने आपसे कहा वोकैबुलरी का पोर्शन ये होता है। इसके अलावा एक पोर्शन बेटा आता है हमारे रीडिंग का। रीडिंग का मतलब पढ़ के जिसको समझना आसान होता है, जिसमें सबसे पहला आता है पैसेज, जिसको आप लोग आरसी के नाम से जानते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो दुनिया का सबसे कठिन पेपर में लगता है हमको, जहाँ पैसेज दिखता है। अब वो तो जमाने गए, गोपाल लड़का था, गांव में रहता था, अपनी माँ के साथ, ऐसा आ जाए तो हम लोग तो पूरा कर डाले। लेकिन आ रहा है आज के बेस पे जो है टेक्नोलॉजी पे बेस, ग्लोबल वार्मिंग पे बेस, जीएसटी पे बेस, मोदी जी आ गए तो कितनी स्कीमें आ गई है ना, तो किसी पे भी बेस हमें पैसे दे देते हैं। तो अगर हमें करंट का सिनेरियो नहीं पता है तो हमें कहीं ना कहीं उसको समझने में दिक्कत होती है। और कहीं ना कहीं हम लोग यूपी बोर्ड स्टूडेंट है तो रीडिंग से तो बहुत दूर है, पढ़ते तो हम लोग कभी भी नहीं है, और वो भी इंग्लिश, हिंदी नहीं पढ़ते, इंग्लिश की तो बात की बात है ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए दिक्कत पड़ सकता है। बेटा रीडिंग पर बेस्ड एक टॉपिक आता है PQRS, ये ज्यादा टफ सेक्शन नहीं होता है। अगर थोड़ा बड़ा तुक्का लगाना आता है तो आप इसमें अच्छा बेस्ट। लेकिन बेटा एक चीज और ध्यान रखना, जो भी चीजें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं वो ये मत सोचना कि आज पढ़ने के बाद सीधे 17 को पेपर में लगाएंगे। ये सारी चीजों का रिवीजन आप अपने घर पे बैठ के अपनी बुक्स पे, पुराने पेपर्स पे करना, तब तो समझ आएगा सामने वाला कितना सही बोल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? सामने वाला, हम लोग भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले हम ये देखते हैं ना इससे कितने पेशेंट ठीक हो चुके हैं, उसी के बाद तो हम लोग दवा लेते हैं। हमने तुमको बता दिया कि बेटा वोकैबुलरी की ट्रिक ये है, तुक्का ये है, ऐसे मारते हैं, सुन लिया, अब एग्जाम में सीधे करोगे तो मेरे पे विश्वास कैसे कर पाओगे? इसका रिवीजन आप घर पे जाके करना, आप सॉल्व करना, तब देखना मैम की बातों से कितनी चीजें सही निकल रही है। अगर सही निकल रही है इसका मतलब इन पे विश्वास किया जा सकता है। और अगर भैया 10 में से केवल एक ही क्वेश्चन सही हो रहा है तो मैडम हम कोई दूसरा टीचर ढूंढ लेंगे, बहुत टीचर है हमारे, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का, किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। एक और रीडिंग का पोर्शन होता है बेटा क्लोज टेस्ट, जो आपके एग्जाम में नहीं आता, कम से कम आता है, ज्यादा नहीं आता। अब बात आती है बेटा, हमने आपसे कहा एक होता है वोकैब सेक्शन, एक होता है ग्रामर का सेक्शन, और एक होता है रीडिंग का सेक्शन। हम लोगों का सबसे वीक पोर्शन होता है रीडिंग का सेक्शन। जो चीजें हमारी वीक हैं एग्जाम में ज्यादा वही आती है। अगर तुमको पैसेज नहीं आएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन पैसेज मिलेगा, अगर तुमको PQRS नहीं आएगा तो सबसे पहले PQRS मिलेगा। इसलिए अपने माइंड को ये बिल्कुल मत बताओ कि तुमको क्या नहीं आता, हमको सब आता है, पेपर आने दो। हालांकि इसमें समय लगेगा, ऐसे कैसे कहते मैडम सब आता है, टाइम लगेगा, लेकिन ये विश्वास मानना कि जब आप एग्जाम में सब चीज के लिए प्रिपेयर होके जाओगे तो कभी भी फेल होके नहीं आओगे। मेरी जिम्मेदारी है, पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ इस बात की। तो अब हमने बात करनी है कि मैडम आर्टिकल, टेंस, वर्ब, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, इसके रूल्स कहाँ मिलेंगे? इसके रूल्स आपको मिल जाएंगे आपकी बुक्स में, आपने किसी न किसी टीचर से पढ़ा होगा, पढ़ते चले आ रहे। लेकिन अब हम लोग आज की क्लास में एक आपको शीट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, उसमें सब है, तीनों चीज। देखो, एक दिन में पूरी ग्रामर खत्म करना पॉसिबल नहीं है, एक दिन में रीडिंग खत्म करना पॉसिबल नहीं है, एक दिन में वोकैबुलरी पे फोकस करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ वही 1-2 घंटे में जो हम बेहतर कर पाएंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर रंजीत भाई शीट्स आ गई हो इंग्लिश की तो प्लीज डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए जल्दी से, बिल्कुल पानी की रफ्तार की तरह। तुम लोग सॉल्व करना सीखते हैं, पानी हम पी लेते हैं फिर शुरू करते। अच्छा, हम देख रहे थे कि जैसे क्लास स्टूडेंट कुछ बच्चे ऐसे थे जो अपना मोबाइल पे बात कर रहे हैं। हाँ, और बताओ ठीक हो, चलो ठीक आए यहाँ क्लास ना लेने। बेटा मोबाइल फोन का यूज कम करना चाहिए। कुछ बच्चे चप्पल उतार के बैठते क्लास में, स्लीपर्स उतार के बैठते हो ना, आदत खत्म करो। स्लीपर्स अपनी कभी मत उतारा करो। कुछ लोग कहते थे मैडम उतरनी जाती है तो जूते पहना करो, है ना। ये बहुत बैड। जिस पेपर की तैयारी करने हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे डिसेंसी जरूरी है, मैनर्स जरूरी है, एटिकेट जरूरी है, इसलिए बताना मेरा जरूरी है। बाकी तुम लोग समझदार हो, है ना। अभी तुम सो रहे थे, आराम से लेट के बैठे थे, पिक्चर हॉल में आए, कोरोना चल रहा है, थिएटर भी नहीं खुले। जल्दी से शीट दो ताकि हम लोगों को लगे कि जीवन में यहाँ आना सफल रहा, है ना। मुंह बना रहे ऐसा समझते। टीचर से पहले हम फेस रीडर ही थे, ज्योतिष बहुत अच्छे हैं, शक्ल देख के बताते हैं कौन क्या सोचता है। हाँ, कभी अरे
और जब ये करियर खत्म हो जाएगा ना तब उसके ऊपर चलेंगे, है ना। मेरा मन है नेता बनने का, आगे सपना है पॉलिटिशियन का। वोट उठ देना जब आगे कभी बने तो, एक ही रंग को दे दो। अच्छा देखो, 2 पेज की शीट है बेटा, ऐसे ऐसा अलग अलग कर देना, है ना। टोटल 50 क्वेश्चन देख लेना सबके पास आए कि नहीं है। 50 क्वेश्चन आपके पास आए हैं कि नहीं है। नहीं होंगे तो बात करेंगे, कोई बात नहीं। जल्दी से शीट पास करो। पास कर दी बेटा, सबको शीट्स मिल गई है। अभी नहीं मिल पाई, कोई बात नहीं। शीट सभी को मिल गई, इधर नहीं मिली है, आ रही। अच्छा ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, कितने लोगों के पास शीट नहीं है? कोई नहीं, तुम लोग तो वैसे भी इंटेलिजेंट हो, चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ गई शीट, देखो रात में चमक रहा है। शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। सबके पास शीट है? तुम लोग वीआईपी हो, बाकी इन वीआईपीज के अलावा सबके पास शीट है? देखो आ गए, ऐसा नहीं है। स्टेपलर नहीं लगा है शायद, है ना सर। स्टेपलर नहीं लगा है तो बहुत सम्मान के साथ सब लोग देख लेना। 1 से 50 तक के क्वेश्चन सबके पास नहीं क्या। रंजीत भाई इधर दे दो बेचारे को, सच में वीआईपी हो गए। पास कर दो, पास कर दो, हमको पास कर दो, इन लोगों को तो मिलेगा। देख लेना 1 से 50 तक के क्वेश्चन होने चाहिए सबके पास। 1 to 50 सब लोग अपनी शीट चेक कर लेना। ऐसा ना हो किसी को 1 से 50 अरे भैया इधर किसी के पास स्टेपलर ना दो, ये तो कर लेंगे, समझदार है भैया। 2 पेज लेने एक को। शुरू करेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, समय ना बर्बाद करते हुए। काफी ज्यादा आज हो गया हम लोग का टाइम यूटिलाइज। पहला क्वेश्चन बेटा लिखा है, फाइंड द सुटेबल एक्टिव और पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। पहली बात देखो बेटा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक्टिव से पैसिव बदलने को आता है या फिर पैसिव से एक्टिव बदलने को आता है। एक्टिव से पैसिव बनने को आता है या फिर पैसिव से एक्टिव आता है। वो ऑब्लिक लगा के देते हैं, समझना आप ही को पड़ेगा। तो समझने का आसान तरीका, अगर कभी इज, एम, आर, was, were, be, being और being। बेटा is, am, are, was, were, be, being और being, अगर इनके साथ तुमको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, इनमें से कोई भी वर्ब लगी हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, इसका मतलब दिया हुआ सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। तो पैसिव का सेंटेंस दिया, इसका मतलब एक्टिव में बदला रहे होंगे। बेटा हम लोग को रूल से नहीं चलना है, ध्यान रखना, नियम अपना थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखना, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाते समय टेंस नहीं बदलता है। टेंस नहीं बदलता का मतलब समझते हो? मतलब प्रेजेंट प्रेजेंट ही रहता है, पास्ट पास्ट ही रहता है, फ्यूचर फ्यूचर ही रहता है। मतलब अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में आएगा, क्वेश्चन पास्ट में है तो आंसर भी पास्ट में आएगा, और क्वेश्चन फ्यूचर में है तो आंसर भी फ्यूचर में आएगा। पहली बात ध्यान रखिए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द ट्रेटर शुड बी शॉट। बेटा शुड बी लगा है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपने ध्यान दिया होगा। शुड बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस बात का मतलब दिया हुआ सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस को एक्टिव में बदलना होगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पर केवल शुड दिया हो?
कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पे केवल शुड दिया हो? शी, क्योंकि शुड जहां पर अकेला दिया होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि शुड क्या होती है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कितनी होती है? 13। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought to, used to। 13 मॉडल वर्ब्स होती है, और मॉडल वर्ब के केस में जब पैसिव बनता है तो इसके साथ लग जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके पहले लगता है बी। इस हिसाब से आंसर होना चाहिए केवल शुड वाला। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या बात समझ में आ गई? कोई ऐसा जिसको ये बात ना समझ आई हो? बेटा अगर कहीं माइट भी होता तो आंसर कौन वाला ढूंढते? माइट वाला। बात समझ में आ रही है? अच्छा मान लो अगर कहीं शुड हैव बीन होता तो शुड हैव वाला। याद रखना बी फॉर्म को हटा के उसके आगे वाली फॉर्म से ऑप्शन ढूंढते हैं मॉडल वर्ब के केस में। ठीक। बाकी ये जनरल सेंटेंसेस होते हैं। टेंस कितने होते हैं? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने बाद वाले में बदलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जस्ट बाद क्या आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ध्यान रखना कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है। रीजन है कि पैसिव वॉइस में कॉन्टिन्यूअस की वर्ब होना जरूरी है। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट में बदला तो ये फॉर्म तो हट ही जाएगी ना। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रीपोजिशन फिल करनी है बेटा। I completely agree with you। याद रखना किसी इंसान की बात होती है। अगर कभी अग्री मतलब सहमत और किसी व्यक्ति की बात होती है, मैं तुमसे सहमत हूं, तो आंसर आएगा I agree with you। अगर मैं तुमसे सहमत नहीं हूं तो भी यही है। जब पर्सन की बात होती है तो ज्यादातर शब्दों के साथ विद का प्रयोग करते हैं। अगर मैं तुमसे नाराज हूं, आई एंग्री विद यू। ध्यान रखना मेरी बात। जैसे मैंने कहा मैं अपने मोबाइल से बहुत दुखी हो गई, मुझे अपने मोबाइल पे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो एट आएगा। बात समझ में आ रही है? आई एंग्री एट माई मोबाइल। क्या मेरी बात समझ में आई? मुझे किसी सिचुएशन पे गुस्सा आ रहा है तो एट आएगा। किसी व्यक्ति पे गुस्सा आ रहा है विद आएगा। किसी व्यक्ति से डिसअपॉइंटेड तो विद। आई डिसअपॉइंटेड विद यू। ध्यान रखना कुछ ना समझ आए और पर्सन की जरूरत हो, बाद में किसी पर्सन की जरूरत हो तो 90% चांसेस होते हैं विद के आने के। अगर आपको कभी भी कोई प्रीपोजिशन फिल करनी हो और प्रीपोजिशन के बाद दिया हुआ शब्द नाउन या फिर प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन के बाद दिया हुआ शब्द नाउन या प्रोनाउन है, और एक अच्छा एक चीज और, जैसे मान लो कुछ चीजें हैं जो मुझे पता है तो फिर ना लगा देंगे, हम तो विद लगाएंगे। मैंने कहा तुक्का मारना जरूरी है। तुक्का वहां मारा जाता है जहां पर आंसर नहीं आ रहा। जैसे मैंने तुमसे कहा हैप्पी का एंटोनिम बताओ, हैप्पी मतलब खुश होता है, तो हमें पता है कि हैप्पी का सैड होगा, लेकिन हमें तुक्का फिर भी मारना है, तब गलत हो जाएगा तुक्का। समझ आ रही है बात? आसान चीजों में गैस नहीं मारा जाता। गैस तब मारा जाता है जब तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा। क्या बात समझ में आई? चलो अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, वो एक PQRS दिया है। आंसर क्या आएगा? अच्छा, क्यों आएगा ऐसा सी? बेटा मेरी बात सुन लो, जिन लोगों को PQRS नहीं आता है, अरेंजमेंट नहीं आता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास आप देखो A से लेके F तक ऑप्शन है। A दिया है, B दिया है, C दिया है, D दिया है, E दिया है, F दिया है। हमें बारी बारी सबको देखने की जरूरत नहीं है, हमें अपने ऑप्शन पे जाने की जरूरत है। ऑप्शन अगर देखो तो एक D से शुरू हो रहा, एक F से शुरू हो रहा और 2 E से शुरू हो रहे। मतलब ज्यादातर चांसेस शुरू होने के किसके हैं? 4 ऑप्शन में से 2 ऐसे हैं जो E से शुरू कर रहे हैं, है कि नहीं है? 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो E से शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम E को ही देख लेते हैं। E में लिखा है दे। दे एक सब्जेक्ट होता है। क्या किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी सब्जेक्ट से हो सकती है? होती है। मतलब अगर ई में जाएंगे तो गलत नहीं होगा। डी में अबाउट लिखा है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। एफ में नो लिखा है तो यहाँ पे चांसेस नहीं है, आंसर ई से ही शुरू होगा। सब्जेक्ट के बाद किसकी जरूरत होती है? वर्ब की जरूरत होती है, ईदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब।
या तो सहायक क्रिया या तो मुख्य क्रिया। बेटा सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का एक नियम समझ लो। अगर मैंने आपसे कहा होता आई हैव 2 कार्स, और अगर मैंने ये लिखा होता कि आई हैव बॉट 2 कार्स, 2 सेंटेंस मैंने तुम्हारे सामने दिए हैं। पहला वाला दिया है आई हैव 2 कार्स और दूसरा वाला दिया है आई हैव बॉट 2 कार्स। बेटा दोनों सेंटेंसेस में हैव की वर्किंग अलग अलग है। पहले वाले में हैव क्या काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है, मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। बाद वाले में हैव किसका काम कर रहा है? बेटा 2 तरीके की वर्ब होती है, एक होती है सहायक क्रिया जिसको आप लोग बोलते हो हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है मुख्य क्रिया। जब किसी वाक्य में 2 वर्ब होती हैं, जब किसी सेंटेंस में 2 वर्ब होती है तो पहले वाली सहायक क्रिया, बाद वाली मुख्य क्रिया, और एक वर्ब होती है तो वो हमेशा मुख्य क्रिया होती है। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर में एम क्या है? मेन वर्ब है। और मैंने कहा आई एम टीचिंग, ध्यान रखना अपने दिमाग से ये निकाल देना कि इज हमेशा सहायक क्रिया होती है। हम सेंटेंस के आधार पे डिसाइड करेंगे। यहाँ पर एक हैव है, दूसरा तो है नहीं। जैसे एक सेंटेंस आपने सुना होगा आई हैड माई लंच। हम लोग एरर निकालते हैं तो हम लोग कहते हैं 2 बार हैड गलती से आ गया, एक ही बार होना चाहिए। ऐसा नहीं है, पहले वाला सहायक क्रिया, बाद वाली मुख्य क्रिया। क्या बात समझ में आई? इस हिसाब से ये ध्यान रखेंगे, ठीक। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3 होगा। किसी को डाउट? दे के बाद हैव चाहिए तो दे के बाद हैव आया। दे हैव के बाद इन्होंने लिखा नो इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन नो इन्फॉर्मेशन, दे हैव नो इन्फॉर्मेशन, आंसर तीसरा होगा। आगे चलेंगे, आगे लिखा है ईडियम। ये तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, ईडियम। हालांकि बात तो सुनो, ये अच्छा एक चीज और है, अगर तुम पेपर ये सॉल्व कर लेना तो खुश महसूस होना अपने आप में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का ही पेपर है ना। तो कोई टेंशन वाली बात मत लेना, अपने आप में गर्व महसूस करना कि मुझे इतने क्वेश्चन आ गए, है ना। इसका मतलब सही डायरेक्शन में हो। पहले क्वेश्चन में लिखा है बेटा 4 नंबर में ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या है सेंटेंस में। एक बात और, रुको 2 मिनट। जनरली आपसे मैंने पूछा ऐड फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी डालने का काम करना, मतलब ये सिचुएशन खराब हो रही है उसको और खराब कर देना। लेकिन जब आपसे एक बात वो कहे कि सेंटेंस के आधार पे बताओ, तो एक बार पढ़ लेना। 90% सही होता है वैसे, लेकिन 10% लेके चलेंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखा है शाउटिंग एट अ क्राइम चाइल्ड जस्ट ऐड फ्यूल टू द फायर। उसने आपसे कहा कि ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब सेंटेंस के आधार पे बताओ, तो थोड़ा सा रुक के मीनिंग देख लेना। ए में है नन ऑफ द अबव, बी में है टू मेक नो इफेक्ट ऑन समबडी और समथिंग, टू मेक अ गुड सिचुएशन बेटर, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। नो डाउट आंसर चौथा ही है, नो डाउट आप बिल्कुल सही है। आंसर 4 होगा कि जब कभी भी स्थिति बद से बदतर हो जाए, लेकिन बताना जरूरी है कि जब सेंटेंस हो तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। सेंटेंस के आधार पे निकालना, अपने मीनिंग को थोड़ा रोक देना। जैसे मैंने कहा कि यू ऑल आर लाइक बिहेविंग लाइक आंट, मैंने कहा यू ऑल आर बिहेविंग लाइक अ आंट, तो आंसर में अंडरलाइन है लाइक अ आंट। तो लाइक अ आंट मतलब तुम सब चींटी की तरह हो, क्या हो? चींटी की क्या क्वालिटी होती है? इसका मतलब यू ऑल आर वेरी हार्ड वर्किंग। जैसे मैंने कहा कि यू आर बिहेविंग लाइक अ डॉग विद 2 टेल, तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि एक डॉग की 2 टेल हो। अ डॉग हैविंग 2 टेल एक फ्रेज होता है। डॉग को सबसे ज्यादा अपनी टेल से प्यार होता है, अपनी पूंछ से प्यार होता है। कभी भी बैठता है अपनी जगह को साफ करके बैठता है, पता है ना। डॉग की 4-5 क्वालिटीज होती हैं। पहली क्वालिटी, डॉग इज अ वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती होता है। दूसरा, बहुत ही ज्यादा लेबोरियस होता है, साथ में बहुत कम सोता है। बोलते ना स्वान निद्रा वको ध्यानम का चेष्टा विद्यार्थी कॉलेज लक्ष्य, सही है। आगे पीछे हो गया होगा थोड़ा, लेकिन हमें इतना पक्का पता है कि स्वान निद्रा होता है ना। बोलते ना कि जब कोई बहुत जल्दी जग जाता है, डॉग के बगल से निकलो, बहुत आलसी नहीं है तो तुरंत उठ जाएगा, कौन निकला, है ना। तो नींद बहुत फेमस होती है। कभी तुमसे क्या कोई कहते हैं यू आर स्लीप लाइक अ डॉग, तो उसका मतलब है वो तुम्हारी नींद की बात कर रहा है ना, कि तुम डॉग की तरह सोते हो, मतलब बहुत जल्दी उठ जाते हो। बात समझ में आ रही है?
मैंने कहा यू आर बिहेविंग लाइक अ डॉग, इसका मतलब तुम बहुत ही ज्यादा हो सकता है लॉयल हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो। और जब मैंने कहा अ डॉग हैविंग 2 टेल, एक डॉग की अगर 2 टेल होती है ना बेटा, डॉग को अपनी टेल से बहुत प्यार होता है, और वो टेल अगर 2 हैं तो वो अपने आप में गर्व महसूस करता है। जब तुम्हें किसी चीज से बहुत प्राउड महसूस होता है तब आप बिहेव करते हो लाइक अ डॉग विद 2 टेल, या फिर टू बी वेरी हैप्पी। जब तुम बहुत ज्यादा खुश होते हो तब कहा जाता है। तो अगर कोई तुम्हें बहुत खुश दिखे तो कहते ना यार यू आर लाइक अ डॉग विद 2 टेल। अगर डॉग मत बोलो, अरे हम तो ये भावनाओं पे जा रहे हैं, तुम शब्दों पे जा रहे हो, है ना। तो ईडीएम का फायदा है, 1 पंच 2 काज। कह भी दिया, गुस्सा आ रही तुम अपने दोस्त पे, तुमने कह दिया यू आर लाइक अ डॉग। डॉग कह रहा हूँ, अरे सुनो तो बहुत हार्ड वर्किंग हो, ये मतलब है आज ही सिखाया मैडम ने तुमने, तो चलो बोल दे। तो ये सारी बात है। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जल्दी से। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, आई हैव टू कैश अ चेक एंड मेक अ पेमेंट ऑन माय बैंक लोन, आई विल किल 2 birds with 1 stone by doing them both in one trip to the bank। बेटा kill 2 birds, अभी तो मैंने जस्ट बोल भी दिया था हिंदी में, kill 2 birds with 1 stone का मतलब 1 पंच 2 काज, एक साथ 2 काम करना। तो to accomplish 2 different things at the same time, पांचवें का आंसर आएगा पहला। सही है सभी को? ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, बारबेरियन। बारबेरियन का मतलब होता है, जनरली हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं देहाती, गवार के सेंस में आता है, और आपसे इसका सिनोनिम पूछा गया है, क्या होगा? अनसिविलाइज्ड, ऐसा माना जाता है। देखो ये यहाँ पर शब्दों पे जाना है। बारबेरियन का मतलब अगर आप चेक करोगे तो मिलता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो देहाती हो, है ना, उनके सेंस में यूज करते हैं। तो उनके लिए एरोगेंट, इम्पोलाइट, अनकाइंड। एक चीज और सुनो, तो भाई मैं बताना चाह रही हूँ। अब जैसे मान लीजिए ऑप्शन आ गया, आपको बारबेरियन का मतलब नहीं पता और आपसे पूछा जा रहा है सिनोनिम, अब हमें अपने ऑप्शन पे चलना पड़ेगा। बेटा जब क्वेश्चन का आंसर नहीं है तब क्या करते हैं? पहला लिखा है एरोगेंट। एरोगेंट नेगेटिव वर्ड है, एरोगेंट होना मतलब गुस्से में आना, जल्दी गुस्सा हो जाता है। दूसरा है इम्पोलाइट। इम्पोलाइट मतलब जो विनम्र नहीं होता, इसका मतलब वो भी नेगेटिव वर्ड है। तीसरा है अनसिविलाइज्ड, कोई भी सिविलाइज्ड नहीं है, अनसिविलाइज्ड। और चौथा है अनकाइंड, मतलब जिसके अंदर दयालुता ना हो। बेटा अगर किसी के अंदर दयालुता नहीं है, अनकाइंड है या फिर अनसिविलाइज्ड है, ये 2 ऑप्शन को रोकना पड़ेगा। एरोगेंट तो नेगेटिव है, मीनिंग समझ आ रहा है। इम्पोलाइट मतलब कोई विनम्र नहीं है, तो वो नेगेटिविटी है। लेकिन अगर कोई अनसिविलाइज्ड है तो वो उसकी क्वालिटी नहीं है, ये उसके माहौल पे डिपेंड होता है ना। जैसे मान लीजिए मैं किसी ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ की लोकेलिटी अच्छी नहीं है, तो मैं जहाँ रहूंगी वहीं की चीजें तो सीखूंगी ना। ये कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है कि इंसान को सिविलाइज होना चाहिए, वो तो रह के सीख लेगा। अब जो जहाँ रहता है वो वैसे ही काम करता है। तो अनसिविलाइज कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन अनकाइंड मतलब किसी के प्रति दया ना हो, दया भाव ना होना, वो नेगेटिव है। दैट्स व्हाई बारबेरियन मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो देहाती होता है, जिसको चीजों का सेंस नहीं पता। हम तो किसी को भी बोल देते हैं, अब तो फेमस हो गया कि कंट्री साइड मैन को बोलते हैं, लेकिन देहाती तो किसी को भी बोल, क्या कैसा बिहेव कर रहे हो, जो मैनर में अच्छा बिहेव नहीं करता, अनमैनर्ड पर्सन, है ना। इसीलिए उन्होंने अनसिविलाइज्ड कहा है। ठीक है, इसके ऑप्शन जो तीनों चारों हैं सब नेगेटिव है, लेकिन अनसिविलाइज्ड ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है बाकी की तुलना में। बाकी हमारी क्वालिटीज है, हम एरोगेंट है, हम अनकाइंड है, हम इम्पोलाइट है, ये सारे मेरे नेचर है। मैं, मेरे अंदर पोलाइटनेस नहीं है, ये मेरे नेचर में है। लेकिन मैं सिविलाइज्ड नहीं हूँ, तो मैं सिविलाइजेशन अगल बगल देख के सीखूंगी ना। अगर किसी 5 स्टार होटल में खाना खाने जाओगे तो खाने से पहले बहुत बार सोचोगे इस चाकू का क्या करना, इस चम्मच का क्या करना। अगल बगल देख देख के हम लोग सीखते हैं नहीं। अच्छा उन्होंने पहले पिया, पता लगा जिसको फेंकना था उसको पी गए, जिसको पीना था उसको छोड़ दिया, है ना। बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ में टेबल मैनर नहीं पता होते हैं, लेकिन आप लोगों को टेबल मैनर पता होना चाहिए। एनडीए सीटीएस में जब हम लोग जाते हैं एसएसबी देने, तो ऑफिसर्स के साथ में खाना तक खिलाया जाता है, ये देखने के लिए कि तुम कितने अच्छे से खा पा रहे हो, आवाज तो नहीं कर रहे हो, चीनी मिट्टी की बोतल कट कट कट, है ना। किसी को नहीं आइडिया होता है खाने का। पहली बार मैं भी गई थी सीटीएस के एसएसबी देने, तो फर्स्ट टाइम में गड़बड़ी मुझसे भी बहुत हुई थी। खाने पीने की चीजें ऑफर कर रहे थे, मैंने कहा अमूल कूल, हमने कहा सब खाने पीने के शौकीन है शुरू से, हमने कहा लाओ भाई हमें क्या फ्री में मिल रहा है, एसएसबी देने आए हैं, सब लिख रहा है ना। जैसे ही वहाँ पे स्टेशन में उतरे, सामने वाला सल्यूट करता है, अंदर से लगता है बस लेफ्टिनेंट बन गए। एक गाड़ी में सामान रखा जाता है, मतलब अंदर से इतना प्राउड फील होता है कि हम क्या बनने जा रहे हैं, बहुत अंदर से गर्व महसूस हुआ। वहाँ गए, जब जीटीओ टास्क चल रहा था, ये खाएंगी, यहाँ सब खाते पीते गए, आखिरी में कॉन्फ्रेंस आउट हो गए।
पहली बार यूपी बोर्ड स्टूडेंट, मेरी स्थिति भी तुम्हारी तरह थी, थोड़ा आइडिया तो था नहीं, आर को अवर बोल दिया था वहाँ पे। स्कूल में मैडम सिखाई नहीं थी अवर टीचर पे ऐसे याद करना, अवर स्कूल पे याद करना, अवर अवर बोल रहे थे, वहाँ गए अवर बोल दिया, तो बोले अवर क्या, हमको क्या पता। सीबीएसई बोर्ड वालों के साथ गलती सुधारने की कोशिश करी, लेकिन हो चुकी थी, कॉन्फिडेंस आउट हो गए। जब हम जानने लगे तो बिल बना दिया, इतने रुपए तुमको देने। हमने कहा नहीं तो भैया, अगली बार मैंने कान पकड़े कि जाएंगे एसएसपी देने, लेकिन खाएंगे कुछ भी पूछे, ये पीना ना, देखना ही नहीं, पता लगा आउट हो गए तो पैसा दे के कौन जाएगा, घर वाले भेज ही रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फर्स्ट आएगा। अगला लिखा है प्लूरल बता दो। प्लूरल कह रहा कौन सा इनकरेक्ट है। भावनाओं में हम लोग करेक्ट पे टिक मार देते हैं। सुनो मेरी बात, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते, प्लूरल देखा नहीं, मंकी का मंकी पढ़ना सही, आगे के तीनों भी तो पढ़ लो। वो ये कह रहा है चारों में से गलत कौन है ना, आंसर डी गलत आएगा। कभी भी किसी भी शब्द का आखिरी में अगर वाई आता है तो उसके प्लूरल में एस लग जाता है। जर्नी का जर्नीज नहीं होगा, जर्नीज होना चाहिए, ई वाई एस होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले थोड़ा सोच लेना कि वो करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट। हम लोग प्लूरल देखते हैं, आंसर लगा देते हैं, मिल गया, मंकी का मंकीज ही तो होता है, मिल गया, लेकिन वो आपको चेक करना चाहते हैं। क्या है, हमने ये छोड़ दिया था पहले क्वेश्चन शायद, है ना। 6 नंबर हो गया, 7 हो गया, 8 में आपको 8 नंबर में बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है। 8 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज फिल इन द ब्लैंक्स द इकोनॉमी टू ग्रो एट अ सैटिस्फैक्टरी रेट इन द कमिंग क्वार्टर। बेटा आने वाले समय की बात हो रही है ना, आने वाले 4 महीनों में, आने वाले क्वार्टरली में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ग्रो करेगी सैटिस्फैक्टरी रेट, मतलब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी दरें बढ़ाएगी वो संतोषजनक होगी। मतलब आने वाले टाइम में तो बेटा हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, आने वाली किसी चीज को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आंसर आएगा द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टिंग। और दूसरी बात अगर नहीं भी पता तो इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है आंसर, इसीलिए सेकंड हो जाएगा। अच्छा, एक्सपेक्टेशन और होप में क्या डिफरेंस है? जैसे एग्जाम में 2 तरीके के क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आया कि एक्सपेक्ट शब्द का हमें नाउन बनाना है, इस वर्ब का नाउन बनाओ, तो आप नाउन बनाओगे तो एक्सपेक्टेशन कर दोगे, पक्का कर दोगे, चलो ठीक है। अब मैंने आपसे कहा एक्सपेक्टेशन और होप में क्या डिफरेंस है? होप मतलब आशा, एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद। कहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सपेक्टेशन रियलिटी के लिए होता है और होप मतलब आने वाले के लिए, मतलब हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता ना, 50-50। चलो क्या अगले क्वेश्चन क्या? आई रेक माई ब्रेन्स, फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस। आई रेक माई ब्रेन्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। बेटा क्वेश्चन के आधार पर अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता, वो ये कह रहा है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा पूरा दिमाग लग गया, ऐसा ही तो कुछ कह रहा है ना। तो पहले वाले में लिखा है आई ब्रेन वॉच सेवरल एक्सपर्ट, ऐसा कुछ नहीं, आंसर आएगा सेकंड। अप्रोप्रिएट आंसर है 9 का सेकंड। 10th बता दो आर्टिकल क्यों करना है, पक्का है सभी को? क्वेश्चन नंबर 10 में दूसरा आएगा, पक्का है? पक्का है। चलो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर ABCDEF लिखा हुआ है, इसको आपको अरेंज करना है। थर्ड होगा सम पीपल, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड होना चाहिए। कोई ऐसा जिसका कोई और आंसर आ रहा हो? क्वेश्चन नंबर जो भी है 12, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए 2 मिनट रुकना है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला आपने, बता दोस्तों। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? और कोई नहीं बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आना चाहिए? और ये बताओ दिया हुआ सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? दिया हुआ सेंटेंस पहले बताओ एक्टिव है कि पैसिव? एक्टिव है, ये पक्का है। कैसे पहचाना? क्योंकि कोई बी फॉर्म तो है नहीं। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन दिया है हैज शी वर्कड आउट ऑल द सम्स। बताओ इसका आपने पैसिव क्या बनाया, या बनाओगे तो क्या? बेटा देखो हैज हैव चेंज होता है, हैज बीन और हैव बीन में। एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल द
ऑल द सम्स के हिसाब से हैज आएगा कि हैव आएगा? आंसर क्या होना चाहिए? डी, सी होना चाहिए। डी होगा आंसर। सी वाले में आउट शब्द नहीं दिया है, यही कहा जा रहा है ना, भावनाओं में जल्दी से नहीं बहना है। क्वेश्चन नंबर 12वें का आंसर होगा फोर्थ, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में केवल इतना डिफरेंस है कि आउट शब्द को हटा दिया था। अगला देखते हैं, देख लें एक बार। 13 नंबर देखते हैं, आपको कंजंक्शन फिल करनी है। कंजंक्शन को फिल करने के लिए आपको उनके पूरे रूल्स पता होने चाहिए। कंजंक्शन के मीनिंग नहीं पता होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। Fill in the blanks. Art does not offer good career prospects. Few people are interested in pursuing. बेटा आपने कहा if लिखा है, आप लोगों ने कहा if आएगा, कोई कंडीशन तो है ही नहीं। जब कंडीशनल सेंटेंस होता है तब if आता है। बेटा देखो सबसे पहला शब्द लिखा है सिंस। सिंस का यूज कहां करते हैं? एज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन की तरह सिंस का यूज कब करते हैं और कहां करते हैं? सिंस प्रीपोजिशन भी होता है, सिंस कंजंक्शन भी होता है। जब ये समय के लिए आता है तो ये प्रीपोजिशन होता है, जब ये समय के लिए आता है तो ये प्रीपोजिशन होता है, और जब ये रीजन के लिए आता है तो सिंस होता है। इसी का साथी एक आता है बिकॉज, और इसी का साथी एक आता है एज। तीनों का यूज हम रीजन के लिए करते हैं, इसका भी कारण बताने के लिए और इसका भी कारण बताने के लिए। अगर आपसे कोई कहता है सिंस का यूज टाइम के लिए होता है तो वो प्रीपोजिशन होती है। जब कंजंक्शन होती है तो सिंस हमेशा कारण बताता है। कारण बताने के लिए बिकॉज भी लगता है, कारण के लिए सिंस भी लगता है, कारण के लिए एज भी लगता है। कब ये लगता है, कब ये लगता है, कब ये लगता है। कारण बताने के लिए बिकॉज कब लगता है, सिंस कब लगता है, एज कब लगता है। बिकॉज, सिंस और एज कारण बताने के लिए लगते हैं तीनों। कब लगता है? कारण के लिए बिकॉज कब लगा है, सिंस कब लगा है, एज कब लगा है। कोई छोटा सा रीजन, जैसे कोई छोटा सा रीजन हमको बताओ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें घर जाना है, तुम्हें मुझे कोई छोटा सा रीजन देना है, क्या दोगे? सर दर्द हो रहा है, तुम जा रहे हैं, है ना। ये छोटा सा रीजन, छोटे से रीजन कैसे पहचानोगे ये छोटा रीजन है ये बड़ा रीजन है? अच्छा अगर कोई बड़ा रीजन देना है तुम्हें घर जाना, तो सुनो मेरी बात, रीजन अगर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन के लिए बिकॉज का यूज होता है। बहुत लोगों ने बोला मैम अपनी क्लास को प्लीज ऑनलाइन कर दीजिएगा। हमने क्यों? अरे मैम प्लीज कर दीजिएगा क्योंकि मेरा एक एग्जाम है ना, तो हम जा रहे हैं, इसलिए हम क्लास लेने नहीं आ पाए। तो बेटा आपका एग्जाम चल रहा है, आपको एग्जाम देने जा रहे हो और आप क्लास नहीं ले पाओगे, ये जेन्युइन रीजन है कि नहीं है? 100% का रीजन है। मान लीजिए पढ़ाते पढ़ाते हम यहीं गिर जाएं, बेहोश हो जाएं, हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन गॉड नोस, हू नोस क्या होता है। तो अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते गिर जाऊं तो तुम कहोगे मैडम उठो पढ़ाओ? नहीं ना। अगर मैं यहाँ से चली जाऊं तो जेन्युइन रीजन रहेगा कि नहीं रहेगा कि भाई मैम गिर गई, मैम पढ़ाते पढ़ाते उनको चक्कर आ गया, होश नहीं आ रहा है, बेहोश हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है, इसलिए मैम की क्लास आज ओवर हो गई, आज मैम नहीं पढ़ा पा रही। ये जेन्युइन रीजन है। मैंने कहा कि मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी क्योंकि आज मैं बीमार हूँ। तो बीमारी भी अलग अलग तरीके की होती है ना। एक तो मैं इल हो सकती हूँ, दूसरा मैं सिक भी हो सकती हूँ। सिक और इल में क्या डिफरेंस होता है? इल मतलब बीमार होना। कभी कभी सुना होगा आपने, लोग बोलते हैं आई एम इल, है ना, और सिक में बोलते हैं आई एम फीलिंग सिक। स्कूल टाइम में कहीं चले जाते थे, लौट के आते थे तो एप्लीकेशन स्कूल में मांगते थे तो क्या देते थे? Respectfully, I beg to say that I have been suffering from fever last night, so I cannot attend the class. कल रात मुझे तेज ज्वर आ जाने के कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ रहा। सिक लीव होती थी। सिक लीव मतलब आप महसूस कर रहे हो बीमार हो, शायद आप ना भी हो। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो महसूस करने में आती है। किसी को कार में बैठते हैं चक्कर आते हैं, वोमिटिंग फील होती है, तो ये सिक होता है। उसने पहले ही तो सोच लिया है कि हमें उलझन होगी। ये कोई बीमारी नहीं है, ये लोग खुद भी परेशान रहते हैं, बगल वाले को भी करते हैं, है ना। इसे बहुत घबराहट हो रही है, उनको हो रही तो तुम भी एंजॉय नहीं कर सकते। मुंह बनाओ, अच्छा क्या आया मेरे साथ।
इल मतलब जेन्युइन रीजन है। अगर मैंने कहा आई कैन नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज आई एम इल, तो आंसर आएगा इल। मैंने कहा आई कैन नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज की जगह फिर मुझे लगाना पड़ेगा सिंस आई एम फीलिंग सिक दैट्स व्हाई आई कैन नॉट अटेंड द क्लास। तो सिंस का यूज करते हैं बेटा नॉर्मल रीजन के लिए। कोई छोटा मोटा रीजन है तो हम लोग सिंस का यूज करते हैं। और बेटा ऋषभ एज का यूज करते हैं वीक रीजन के लिए। ऐसा रीजन जब सामने वाला बिल्कुल भी कन्विंस ना हो पाए उसको बोलते हैं एज। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, ऐसे ही मनी नहीं है, तो ये कोई रीजन है? बहुत ही वाहियात रीजन है, बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होगा सामने वाला। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एज का यूज वीक रीजन। आप लोग कोचिंग में आए होते क्लास लेने, मैंने कहा क्लास नहीं लेंगे आज, मेरा मूड नहीं कर रहा है। मूड नहीं कर रहा मतलब खाना ना बना के टाइप से बोलना पड़ेगा आपको, हम नहीं पढ़ेंगे, मेरा मन ही नहीं है, पता नहीं कैसे टीचर है, मूड ही नहीं कर रहा। ये कोई जेन्युइन रीजन है क्या? चक्कर खा के गिर जाएंगे, जेन्युइन रीजन कहलाएगा, है ना? हमने कहा नहीं पढ़ाई, चलो मूड खराब हो गया, तो ये कौन सा रीजन हुआ? वीक रीजन हुआ। मैंने कहा क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है तो नाश्ता तुमको बेड पे मिल जाएगा। अगर मम्मी तुमसे ये बात कह रही है क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन है तो नाश्ता तुमको बेड पे मिल जाएगा, तो क्या होगा, ये वाला कि ये वाला? सेंस हो सकता है। अरे भैया मूड पे डिपेंड है ना मम्मी के, कि जन्मदिन है तो सम्मान मिल जाएगा, नहीं भी तो नहीं भी मिल सकता है। ये कोई वीक रीजन नहीं है। क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए सब तुमसे अच्छे से बात कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल रीजन है। मैंने कहा आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज माई फादर। मैं उनका सम्मान करती हूँ क्योंकि वो मेरे पिताजी हैं। कौन सा रीजन है? स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है, वीक रीजन नहीं है ना? पापा का सम्मान करना ही पड़ेगा। कभी कभी तुरंत डांटते हैं, तुरंत पैर छुआ देते हैं, अंदर अंदर गुस्सा आता है लेकिन हम लोग कंट्रोल करते हैं। सॉरी बोलो, सॉरी खुद ही के साथ बोल रहा है, अरे बोलो सॉरी, ठीक है सॉरी कहता है। लेकिन अगर वही बात टीचर के साथ हो, टीचर ने कहा सॉरी बोल, हम नहीं बोलेंगे सॉरी, चाहे पढ़ना ना पड़े, ये रखा पेन, ये रखी कॉपी, नहीं पढ़ना जा रहे हैं। तो टीचर कोई 100% का रीजन नहीं है कि टीचर का सम्मान आपको करना ही है। हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है बेटा, नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। रोड पे मिल जाओगे तो गुड मॉर्निंग बोलोगे तो अच्छा है, नहीं तो जबरदस्ती ये बेटा गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा, अरे नहीं बोलेंगे मेरा मन डांटती इतना है क्लास में, बात समझ आ गई? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई कहता है बिकॉज और सिंस में क्या डिफरेंस है, तो बिकॉज लगता है स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन के लिए और सिंस लगता है नॉर्मल रीजन के लिए। देखो क्वेश्चन बेटा, इसमें ये लिखा है fill in the blanks, art does not offer good career prospect। वो कह रहा है जो आर्ट होता है ना वो अच्छा करियर, क्योंकि वो ये नहीं प्रोस्पेक्ट करता तो कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं होते इसको प्रोस्पेक्ट करने में। तो ये एक नॉर्मल रीजन है। आर्ट, मैंने आपसे कहा कि मैं इसलिए आर्ट साइड नहीं चूज करी हूँ कि इसमें जाने की मल्टीपल चॉइसेस नहीं है, मैं बहुत अलग अलग सेक्टर में जॉब नहीं कर सकती, तो ये एक नॉर्मल रीजन है, ठीक है? तो यहाँ पर सेंस आएगा, ना ही ये कोई कंडीशनल सेंटेंस है। बेटा इफ इसलिए आता है जब कभी कोई शर्त होती है, यदि हमें कोचिंग में जगह मिल जाएगी तो मैं पूरी क्लास पढ़ लूंगा, तो ये डिपेंड होगा कोचिंग में जाने के बाद। शर्त है तो शर्त के लिए लगता है 10। बेटा 10 भी रीजन के लिए आता है लेकिन कंक्लूड करने का काम करता है ना? तो यहाँ पे कोई कंक्लूजन की बात हो रही है। व्हेनेवर मतलब जब भी, व्हेनेवर यू कॉल मी आई विल देयर, है ना? जब भी तुम मुझे बुलाओगे, तो जब भी का सेंस नहीं आता, इसलिए आंसर आएगा सेंस। 13 का आंसर होगा फर्स्ट। बेटा अगला जो वर्ड है उसमें आपसे कहा जा रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ व्हिच वन इज इनकरेक्टली। ये आसान होगा आपके लिए, एक इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना है आपको और आंसर आएगा बेटा, आंसर होगा फर्स्ट। ए में एरर है, PTUOUS, PTOUS, है ना? कंटेंचुअल जो वर्ड होता है CONTEMPTUOUS, PTUOUS। बेटा 14 का फर्स्ट वर्ड गलत है, बाकी सारे। अगला पूछा जा रहा है अ गवर्नमेंट रन बाय क्राउड और मास, मोबोक्रेसी। बेटा क्राउड के द्वारा, भीड़ के द्वारा। अच्छा क्राउड और मॉब में क्या डिफरेंस है? करेक्ट, क्राउड मतलब भीड़, मॉब मतलब भड़की हुई भीड़, आक्रोशित भीड़ को बोलते हैं बेटा मॉब।
इसलिए आंसर आया मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी मतलब जहां भीड़ डिसाइड करे क्या करना है। कभी कभी आपने देखा होगा, एक मूवी देखी है गब्बर इज बैक, गब्बर इज बैक, जिसमें वो हॉस्पिटल वाला केस हो जाता है, उसके बाद वो पैसे भी ले लेता है, पैसे दिला भी देता है, और जो मालिक होता है, ओनर होता है, उसको भीड़ में छोड़ देता है। जब तुम लोग देखो उसके बाद क्या करना है। पुरानी मूवीज में यही होता था ना, है ना, कोई गुंडा बहुत परेशान कर रहा था तो उसको उठा के पूरा गांव में डाल दिया, देखो अब इसके बाद क्या करना है, पूरे गांव वाले उसको मार रहे हैं। वो होती है मोबोक्रेसी, जहां पर भीड़ डिसाइड करती है क्या करना है। ये किसी तरीके का राज नहीं होता बेटा। मोबोक्रेसी का मतलब जहां पर भीड़ डिसाइड करे क्या करना है, उसको बोलते हैं। अच्छा, एक लिखा है सेकंड वन इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी लोकतंत्र होता है। डेमो का मतलब होता है लोग, डेमो का मतलब होता है लोग, जहां पर लोगों के द्वारा फैसले लिए जाते हैं। जैसे इंडिया जो है वो हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम चुनते हैं ना हमारा नेता कैसा हो, तभी सब थोड़ा थोड़ा ठीक रहते हैं, नहीं तो उड़ ले, जितना थोड़ा थोड़ा इज्जत कर भी रहे होती। बेटा एक होती है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी एक के द्वारा, सेल्फ के द्वारा चलने वाली सरकार, है ना। जब एक डिसाइड, जैसे ऑटोक्रेसी जरूरी नहीं है किसी देश में हो। जैसे मान लीजिए मेरे घर में मेरे पापा हिटलर टाइप के हैं, अपने हिसाब से सब कुछ करा रहे हैं, है ना। कहाँ तुम जाओगे कहाँ नहीं जाओगे उनसे 10 बार पूछो, परमिशन लो। किसी किसी के फादर होते हैं ना, किसी किसी के फादर नहीं तो मदर होती है ना। बिल्कुल तानाशाही घर पे फैली हुई है, डिक्टेटरशिप, जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं होता है कि ये किसी देश की ही हो, हमारे घर में भी हो सकता है ना। तो वो होती है ऑटोक्रेसी, जहां पर कोई सेल्फ यानी एक लोगों के द्वारा चलने वाली गवर्नमेंट जो होती है, वहां एक कोई डिसाइड करता है। इसी तरीके से एक और ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जहां बहुत फॉर्मेलिटी होती है ना। इसके अलावा प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी बेटा, अगर आपसे कोई कह दे प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी, दोनों में डिफरेंस होता है। आपने एक ब्रांड सुना होगा, एरिस्टोक्रेट करके आता है। जो लोग एरिस्टोक्रेट का बैग वैग लेते हैं वो बहुत पैसे वाले मांगे जाते हैं, बहुत महंगा बैग आता है। एरिस्टोक्रेट एक ब्रांड होता है बेटा। ये होता है गवर्नमेंट रन बाय एलाइट पीपल। एलाइट पीपल का मतलब होता है बेटा जो जन्म से पैसे वाले हैं। एलाइट पीपल मतलब जिनका जन्म ही पैसे वाले घर में हुआ। अब अंबानी के घर में कोई आएगा तो वो एलाइट होगा, है ना। और रिच मतलब जैसे अपने मोदी जी, है ना, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ये पहले गरीब थे अब अमीर हुए। नहीं, एक मूवी तो आई है ना, अरे बेटा रिच रिच पुअर भी बन सकता है। अरे एलाइट को पुअर होने में समय लगेगा। अब गांधी परिवार गरीब होने में भी समय लेगा ना, तुरंत ना हो जाएगा, धीरे धीरे समय लेगा। तो बेटा प्लूटो का मतलब होता है रिच। हम गरीब थे अमीर हो गए, अब अमीर हैं गरीब हो जाएंगे समय के हिसाब से, है ना। कोरोना आया तो अच्छे अच्छे, हाँ, तो वो प्लूटो में जाते हैं। और बेटा जिनका जन्म ही पैसे वाली फैमिली में हुआ है, अब करीना कपूर के खानदान में कोई भी आएगा तो वो एलाइट पीपल में आ रहे हैं ना। वो लोग रईस ज्यादा हुए हैं ही है, जन्म से पैसे वाले। अच्छा, जो बिगड़े हुए लड़के होते हैं रईस, उनको क्या बोलते हैं? ब्रैट। ब्रैट का मतलब होता है बिगड़े हुए लड़कों को बोलते हैं, है ना, जो काफी पैसे वाले होते हैं। चलो क्या प्लूटो। अच्छा, एक मेरा बहुत मन हो रहा है, कैकिस्टोक्रेसी कौन सी होती है? कैकिस्टोक्रेसी कैकिस जो वर्ड होता है ना, उसका मतलब बेटा होता है बुरा, बैड पीपल के द्वारा चलने वाली गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रन बाय बैड पीपल, या फिर करप्ट, है ना, करप्ट। चलो खैर आगे चलो, नहीं तो उसमें डिस्कशन लंबा हो सकता है। अगला लिखा है एक्टिव पैसिव। बहुत आ रहे आए होंगे, अभी आ रहे। बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। डिफरेंशियल कैलकुलस इज बीइंग लर्न्ड बाय द गर्ल। बेटा ये है तो एक्टिव वॉइस कि पैसिव वॉइस? पैसिव को एक्टिव बनाना है, आंसर आएगा सेकंड, क्योंकि इज बीइंग लिखा है मतलब इज रहा भी होगा। 16 का सेकंड। जिनको एक्टिव पैसिव या नरेशन थोड़ा सा कम आता है तो आप रीजनिंग बाय संजय दुबे सर यूट्यूब चैनल पे जाके पढ़ सकते हो, नरेशन और वॉइस हमको बहुत अच्छे से आता है। अरे बोलना चाहिए इंसान को, अपनी तारीफ खुद करनी चाहिए, है ना। बुराई तो बहुत लोग करते हैं। हमेशा जीवन में एक उद्देश्य ध्यान रख लो कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, तुम लोग भी अपने अपने फेवरेट होने चाहिए, है ना।
चलो यार आगे चल। जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन बेसिक सा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये क्या पूछ रही है। हमने कहा जैसे आज की क्लास में एक सेमिनार होगा जिसमें आप लोगों का इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, तुम लोग आते ही ना, और धोखे से बता दिया था इंग्लिश पहले है, बताऊँ ना, वैसे रीजनिंग पहले थी बाहर तक, फिर हमने एंड टाइम पे कहा नहीं सर हम पहले पढ़े। मेरे बहुत मन हुआ, क्यों? क्योंकि सर टेक्निकल टीम बने थे, है ना, तो थोड़ा होता है ना जो पढ़ाने जाता है उसको बिल्कुल आराम से आना चाहिए। तो लास्ट मोमेंट में कहा नहीं हम ही पहले पढ़ाएंगे, भाग जाएंगे सब बात। 2 घंटे बाद थक जाओगे ना, आप रीजनिंग में भागो तो नहीं भाग पाओगे, दिल है कि मानता नहीं, पढ़ के जाएंगे। अरे रीजनिंग होगी संजय सर, पढ़ के जाएंगे, हमको पता है खाने पीने की व्यवस्था है, टेंशन नहीं, हलवाई ऊपर बना है, काम चल रहा। हाँ मजाक समझ लो, जाओ फिर नहीं है। 17 क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, मेरा दिल बोल रहा है कि कोई नहीं होगा, पहला कैसे हो जाएगा? पहला हो जाएगा, देखो चलो, द प्रिंसिपल सेड टू अस, तो ये तो पक्का है, द प्रिंसिपल टोल्ड अस, क्योंकि आगे वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो द प्रिंसिपल टोल्ड अस, तो मेरे ख्याल से सब में कंजंक्शन लगती है दैट, तो सब में है नहीं, सेकेंड और फोर्थ में, तो ऑप्शन बचा या तो पहला या तो तीसरा। दैट के बाद लिखा है टुडे यू विल गेट, चलो टुडे को चेंज करते हैं ऑन दैट डे, तो वो पहले में भी है और अच्छा इसलिए पहला बता दिया, चलो ठीक है, वैसे पहला होगा जब बोलते ना 2 गलत में सही कौन, जो कम गलत है ना, वैसे एरर पहले में भी है। अगर आप ध्यान दें, ऑन दैट डे के बाद यू चेंज हुआ, अस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यू चेंज होगा, अस के अकॉर्डिंग आएगा वी, विल चेंज होगा वुड में, है ना। तो ये बनना चाहिए कि वी वुड गेट आर डिप्लोमा, ये वी गेटिंग का कोई मतलब नहीं है, आंसर फर्स्ट लग जाएगा, लेकिन फर्स्ट भी गलत ही है। नरेशन के हिसाब से बेटा ये सही होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें बेटा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये लिखा है टुडे यू विल गेट, क्या है आगे, योर डिप्लोमास, ये है ना। तो टुडे को आपने चेंज किया ऑन दैट डे में, सही है। यू चेंज हुआ, आज के अकॉर्डिंग आया वी, यू के साथ विल लगाए, तो विल चेंज होता है वुड में, ऐसा होना चाहिए कुछ। अवर नहीं बेटा, आर डिप्लोमा ना, अवर नहीं आर डिप्लोमा। जैसे अगर मान लीजिए बड़े चौराहे जाना है इस मॉल में, तो क्या बोलोगे, जी स्क्वायर, क्या बोलोगे, जेड स्क्वायर नहीं जी स्क्वायर, है ना। कोई ना समझ पाए तब बोलना है भैया जेड स्क्वायर बात करें, अंग्रेजी थोड़ी भी आती नहीं, है ना, जी स्क्वायर। अच्छा इसको क्या पढ़ते हो, बाउल नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बोल। लोग गलती करेंगे लेकिन हमको सुधारना है, नहीं सुधरेंगे तो फिर उन्हीं के हिसाब से बोलते हैं, है ना। किसी से बोला बोल ले आओ, ना समझ पाए, बाउल कटोरी जानते हो, ले आओ। इंप्रेशन का इंप्रेशन बन जाएगा और काम का काम। क्या बेटा ये होना चाहिए, ये कोई ऑप्शन तो है नहीं, और नहीं है तो फिर वही है, 2 गलत में सही वही जो कम गलत, इसलिए फर्स्ट हो जाएगा आंसर। चाहो तो करेक्ट कर ही लो मेरे साथ, वेरी गुड। अब आपको बताना है फाइंड द कॉमन एरर, फेवरेट टॉपिक है मेरा, सी होगा, सबको पता है कैसे जाना, ध्यान के पहले कॉम्परेटिव डिग्री इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना बेटा, डिग्री इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान आएगा तो उसके पहले कॉम्परेटिव डिग्री, द आएगा तो उसके बाद सुपरलेटिव, एज के साथ में पॉजिटिव, पहचान होती है। पॉजिटिव डिग्री हमारी एडजेक्टिव होती है, जब उस एडजेक्टिव में ईआर लगता है तो कॉम्परेटिव बनती है, और ईएसटी लगता है तो जहां लिखा है लॉन्गेस्ट वहां हो जाएगा लॉन्गर। ध्यान रखना, एज के साथ एज लगा तो पॉजिटिव डिग्री,
ध्यान आ जाए तो कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द। क्वेश्चन नंबर 19 में करेक्टली स्पेल्ड पूछ रहा है बेटा, सोचो, पानी पी लेते हो। गरम पानी टॉर्चर कर लो। क्या होगा आंसर? बी, बी करेक्ट। हाँ हो गया, बी 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 सही। अगला पूछ रहा है idiom, how can you be as fresh as a daisy so early in the morning? मॉर्निंग बेस पे जो डेजी फ्लावर होता है वो हमेशा फ्रेश रहता है ज्यादातर, इसलिए एनर्जेटिक को बोलते हैं। आंसर एनर्जेटिक आ जाएगा बेटा। 20 का फर्स्ट, 21 विल है क्या? किसी ऑप्शन में विल बी लिखा है? विल बी, विल बी के साथ रिपेयर्ड किसमें है? आंसर डी होगा। बनेगा द स्कूटर विल बी रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक बाय नून। बाय नून का मतलब दोपहर से पहले पहले। बाई किसी समय से पहले के लिए आता है, जैसे मैंने कहा बाई 5 PM मतलब 5 से टिल 5 PM मतलब 5 तक। मैंने कहा बैंक टिल 5 PM तक ओपन रहती है मतलब 5 तक, है ना। और कस्टमर्स के लिए बाई 4 PM मतलब 4 बजे से पहले। ऑन टाइम इन टाइम में क्या डिफरेंस होता है? मैंने कहा ऑन टाइम एक होता है इन टाइम और एक होता है इन गुड टाइम। ऑन टाइम, इन टाइम, इन गुड टाइम बताया है वैसे प्रीपोजिशन जब पढ़ाई होगी। कोई चीज ऑन टाइम कब होती है, इन टाइम कब होती है, इन गुड टाइम। ऑन टाइम मतलब जो डिसाइडेड टाइम है। मैंने कहा एग्जाम जो है वो ऑन टाइम स्टार्ट होता है। शताब्दी कानपुर से ऑन टाइम चलती है मतलब समय रहते। क्या पैसेंजर्स को रेलवे स्टेशन ऑन टाइम पहुंचना चाहिए, है ना? नहीं तो कभी ट्रेन नहीं पकड़ पाओगे। इन टाइम, इन टाइम का मतलब समय रहते, है ना। समय रहते, जैसे आप क्लास में 9:30 पे आ गए तो आप समय रहते आए। कुछ लोग राजा साहब के 10:30 तक आए, देखते हैं क्या चल रहा है, उनको जगह ही नहीं मिली, है ना। तो ऑन टाइम मतलब समय पर, जो डिसाइडेड टाइम है वही होता है ऑन टाइम। इन टाइम मतलब समय से पहले, और इन गुड टाइम काफी पहले। जैसे मान लो 10 बजे की क्लास थी तो 8 बजे आ गए तो ये ज्यादा जल्दी हो गया ना, इतनी भी जल्दी जरूरत नहीं। तो इन गुड टाइम, और ये दुनिया के दस्तूर है। तुम सोचो आराम आराम से चलेंगे, समय तक पहुंचेंगे, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, है ना। और जब सोचो देर देर तक पहुंचेंगे तो बहुत देर में आओगे। इसलिए हमेशा ऑन टाइम रहना नहीं चाहिए, इन टाइम रहना चाहिए। नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर। हर परफॉर्मेंस डिड नॉट, डिड चेंज होगा वॉज या वर में, ठीक है। जज के कोड, जजेस लिखा है वर, ठीक। आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर फोर्थ। अगला बताओ 20। द होस्ट सेड टू द गेस्ट, बेटा क्वेश्चन नंबर 23 सही जवाब 23। बेटा जब होस्ट ने गेस्ट से रिक्वेस्ट करी, क्योंकि प्लीज लगा है तो रिक्वेस्ट तो करेंगे, है ना। ये वाला पानी ले लो, हमको क्या है ये मेरे लिए नहीं है, देखिए कोई वो गर्म पानी है, टॉर्चर है वो। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 में द होस्ट रिक्वेस्टेड हिज गेस्ट, यहां तक सबने लिखा होगा। टू लगेगा, कंसीडर है, फोर्थ आएगा आंसर। टू कंसीडर दैट प्लेस एज देयर होम। क्वेश्चन नंबर 23 का फोर्थ। 24 क्वेश्चन नंबर 24, इधर वाले भैया लोग लगा रहे हो ना, जग रहे हो, ठीक है। इधर नहीं सो लिया, चलो टॉप बटन ध्यान ही दे। 24 का फोर्थ पक्का, फोर्थ लगा है सबका। किसको नहीं आएगा तो बोल देना। 25 ये दूसरी बार आया क्या क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन है एज फिट एज अ फिटर, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। फिट है तो पॉजिटिव ही बता रहा है, इसलिए आंसर फोर्थ होगा। बाकी 3 नेगेटिव है, एक ही पॉजिटिव दिखा। करेक्टली स्पेल्ड
हाँ ठीक है, फर्स्ट होगा 26 का आंसर फर्स्ट। Our sir teaches mathematics, आंसर सेकेंड, आंसर सेकेंड होगा बेटा। Besides मतलब होता है के साथ साथ, BESIDES। जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी पढ़ाती हूँ, तो के साथ साथ आएगा besides, BESIDE। बेटा अगर BESIDE कहीं लिखा है तो आपके ये पोजीशन या फिर ये। अच्छा मान लो ये नहीं लिखा है, अगर कहीं ये लिखा है ये अतिरिक्त, इसका मतलब माइनस करना होता है, इसका मतलब प्लस करना होता है। मैंने आपसे कहा मैंने अपने रिलेटिव्स के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया, तो क्या आएगा, है ना। मैंने कहा मैं सबको पसंद करती हूँ सिवाय सूरज के, तो एक्सेप्ट सूरज, सूरज माइनस हो जाएगा ना। तो कहने का किसी का नाम अगर सूरज है तो भावनाओं में नहीं लेना है। तो बिसाइड्स मतलब साथ साथ जोड़ना, है ना, ऐसा मतलब माइनस करना, ठीक है। बोथ जानते होगे, बोथ मतलब दोनों। और एक बात ध्यान रखना, बोथ के साथ एंड आता है, साथ ही साथ आने वाली सहायक क्रिया प्लूरल होती है। और एक बात, बोथ के साथ नॉट नहीं आता। अगर मैंने कहा बोथ रवि एंड विजय आर नॉट गोइंग देयर, तो गलत है। बोथ फिर नीदर से रिप्लेस होता है। बात समझ में आ रही है? बोथ के साथ नॉट कभी भी नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। बोथ के साथ कभी भी नॉट नहीं आता है। इंक्लूड मतलब जैसे इंक्लूड वर्ड होता है, इंक्लूड मतलब जोड़ना, एक्सक्लूड मतलब हटाना। अच्छा मतलब ये इंक्लूडेड तो यही हो गया ना। इंक्लूडेड मतलब साथ साथ, एंड एडिशन टू या बिसाइड्स। इंक्लूड जो वर्ड है बेटा वो वर्ब का काम कर रहा है ना, ये प्रीपोजिशन है। बिसाइड्स प्रीपोजिशन, मैंने कहा उनके साथ साथ मैंने तुमको भी बुलाया, इन एडिशन टू कंजंक्शन हो गया, समझ आ रही है बात? तो साथ साथ। और मैंने कहा इंक्लूडेड दिस, इंक्लूडेड दिस मतलब वर्ब है वो, इंक्लूड करना मतलब जोड़ना, एक्सक्लूड करना मतलब हटाना, ठीक है। मैंने कहा मैं कोई भी बात इंक्लूडेड यू कर रही हूँ मतलब तुमको भी जोड़ के कर रही हूँ, इंक्लूड मतलब मिलाना, वर्ब है। आगे चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 28। Please stop fill in the blank, so many mistakes. बेटा अच्छा एक बात बताओ, ये जो सेंटेंस है ये आपको एक तरीके का मतलब एडवाइस कर रहा है कि ये गलती बार बार मत करो, है ना। तो अगर बेटा स्टॉप लगा है, जैसे मैंने कहा कि आई स्टॉप स्मोकिंग, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक सेंटेंस दिया आई स्टॉप स्मोकिंग, इस बात का मतलब मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है, यही तो। लेकिन अगर मैंने कहा आई स्टॉप टू स्मोक, मैंने आपसे ये कहा होता आई स्टॉप टू स्मोक मतलब मैं स्मोक करने के लिए रुकी। हमेशा ध्यान रखना स्टॉप के बाद जीरेंट भी आ सकता है और इन्फिनिटिव भी आ सकता है, डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। सेंटेंस में अगर मुझे दोनों काम करने हैं, जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो मतलब मैं जाना चाहती हूँ, तो पहला मैं चाह रही हूँ, दूसरा मैं जाऊंगी भी ना। लेकिन अगर मुझे दोनों काम नहीं करने हैं, अगर मैंने कहा आई लव टीचिंग, मुझे पढ़ाना पसंद है, तो मैं बता रही हूँ, पढ़ा नहीं रही हूँ, इस तरीके से, समझ रहे? सेंटेंस में लिखा है प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक, इतनी गलतियां करना बंद कर दो, तो एक तरीके की सलाह है, दैट्स व्हाई एक बताया जा रहा है क्या बंद कर दो, क्या बंद कर दो, मेकिंग सो मेनी मिस्टेक। अच्छा एक चीज और, कभी कभी मेकिंग की जगह डूइंग दे देते। एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये जो, इसको मैंने थोड़ा चेंज करा दिया था। क्वेश्चन ये था कि स्टॉप डूइंग सो मेनी मिस्टेक्स, आपसे कहा गया एरर बताओ, तो ध्यान रखना मिस्टेक हमेशा मेक होती है, मेक अ मिस्टेक होता है ना, मेक अ मिस्टेक होता है। इसी तरीके से जैसे बोलते हैं कहीं पे जाने के लिए पे अ विजिट होती है, गो फॉर विजिट नहीं होता, पे फॉर विजिट होता है। विजिट में जाना, कहीं घूमने के लिए पे होता है, मेक अ गेस होता है, तुक्का लगाने के लिए भी मेक शब्द आता है। इसी तरीके से मेक अ नॉइज होता है, शोर करना। हैव अ लंच, हैव अ डिनर, इस तरीके से हैव लगता है।
तो ये ध्यान रखना, ये कुछ फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं। तो बेटा इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आएगा थर्ड। 29 में आपसे वाइडली का अपोजिट पूछा जा रहा है, नैरोली है ना, नैरो मतलब सकना, वाइड मतलब छोड़ा। आंसर आएगा बेटा 29 का फोर्थ, 29 का आंसर आएगा फोर्थ। बेटा माइटी का वीक, बोलते ना ऑल माइटी मतलब बहुत शक्ति है ना, ऑल माइटी बोलते ना, प्रेज करते हैं है ना, बी ऑल माइटी मतलब बहुत सर्वशक्तिमान, तो इसका एंटोनिम में कमजोर होगा, वीक होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 29 का 29 का आंसर होगा फोर्थ और 30 का आंसर होगा थर्ड। बेटा वाइडली मतलब होता है चौड़ा, नैरोली मतलब होता है सकरा। बेटा सुनो मेरी बात, अगर ऑप्शन यहाँ नैरो होता, सुनना चाहिए, गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा गया वाइडली, मतलब क्वेश्चन अगर एडवर्ब में आया तो आंसर भी एडवर्ब में ही देंगे, ध्यान रखना। दैट्स व्हाई नैरोली लगाया हुआ है। ठीक, अगला लिखा है माइटी मतलब शक्तिमान, वीक मतलब कमजोर। तीसरे का आंसर 30 होगा, मतलब 30 का आंसर थर्ड होगा। ही ट्रेवल ऑल फिल्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेटा ओवर का यूज अक्रॉस के लिए भी आता है, ओवर इज इक्वल टू अक्रॉस भी होता है, हर जगह के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा इसी के लिए जैसे कभी कभी किसी किसी की ब्रांचेस हर जगह होती है, ऑल ओवर होती है, तो हम लोग वहां पे पैन वर्ड यूज करते हैं, सुना होगा। मैंने कहा कि एसबीआई की ब्रांचेस पैन इंडिया है, पैन इंडिया मतलब हर डायरेक्शन में, पैन मतलब एवरीवेयर, हर जगह, ज्यादातर जगह पे इनकी ब्रांचेस मिलेंगी, है ना। तो पैन इंडिया मतलब एवरीवेयर, हर जगह। पैन पैन मतलब ये होता है जैसे आपके कैमरे में एक सेटिंग होती है ना, पैनोरामा, कोई कैमरे से फोटो खींचनी तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारी आ जाएगी। तो पैन का मतलब ही होता है सब जगह के लिए, पैन मतलब ही ऑल होता है, रूट वर्ड है ये। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दूसरा होगा, सबको कंफर्म है? 32 नहीं बेटा, ऑल्दो का यूज हम कभी करते हैं जब हमें किसी के अंदर दो अपोजिट क्वालिटी मिलती है। जैसे मैंने कहा कि ऑल्दो मैं बीमार हूं लेकिन मैं फिर भी क्लास ले रही हूं, तो ये एक तरीके की अपोजिट बात है। मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत गरीब हूं लेकिन बहुत खर्चीली हूं, ऑल्दो आई एम वेरी पुअर बट आई एम एक्स्ट्रावेगेंट। बात समझ में आ रही है? तो जब दो अपोजिट क्वालिटीज होती है, कोई बहुत पैसे वाला है लेकिन बेईमान है, तो अपोजिट है ना। कोई गरीब है लेकिन ईमानदार है, ये भी अपोजिट है। आपका वॉलेट कहीं रोड पे कहीं ऑटो पे छूट जाए तो हम नाक के बराबर उम्मीद करते हैं वापस ले लें कि नहीं मिलेगा, ऑटो में छूट गया और कौन देगा, है ना, क्योंकि हम मानते हैं यार वो खुद ही इतना मुश्किल से कमा रहे हैं, कैसे देंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, आजकल के लोग तुम लोग जैसे हो रहे हैं अच्छे, मोबाइल गिरता है घर तक देने आते हैं कि ये रहा आपका फोन। अगर फोन में लॉक मिलते लगे रहते हैं, इतनी सिक्योरिटी रहती है, बेकार सा फोन होगा, तब अच्छा होगा तो काम चल जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें, तो क्या तुम लोग समझ गए? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 32 में थे हम लोग। तो ऑल्दो तो आने से रहा, उसने कहा यू लीव नाउ यू विल बी लेट। बेटा जाओ नहीं तो लेट हो जाओगे, है ना, जाओ नहीं तो लेट हो जाओगे। तो अंटिल तो आएगा नहीं, अंटिल का यूज करते हैं समय के लिए। मैंने कहा पढ़ो जब तक पढ़ा रहे हैं, मतलब आपको उस समय तक ही तो पढ़ना है, वही समय। मैंने कहा इंतजार करो जब तक मैं बोलूं ना, इंतजार करो जब तक मैं नहीं आती हूँ, तो कहने का मतलब उस समय तक ही तो वेट करोगे। लेकिन मैंने कहा अगर पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं हो पाओगे, तो शर्त की बात है। जब कंडीशन की बात होती है तो अनलेस लगता है, तो यहाँ आएगा अनलेस यू लीव नाउ, अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो लेट हो जाओगे। तो शर्त है कि बेटा अभी जाओ, अनलेस। क्या बात समझ में आई? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आई? बेटा अंटिल का यूज समय के लिए करते हैं, अंटिल का यूज समय के लिए करते हैं। समय का मतलब ये कि जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक मत आना, तो वो समय है, उस समय तक आपको इंतजार करना है। अनलेस का यूज शर्त के लिए करते हैं, अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो लेट हो जाओगे। तो ये शर्त है ना कि बेटा जाना पड़ेगा, लेट करोगे तो आपके लिए। इसके आंसर अनलेस। 33 जल्दी से। टी क्यों नहीं आएगा? टिल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टिल के साथ नॉट लगेगा तब तो सेंस बनेगा। टिल यू लीव नाउ, है ना, समय को बताएगा। टिल यू लीव नाउ अगर ये बनेगा तो समय को बताएगा।
until का ही भाई है, दोनों को समय के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन की बात है. Until is equal to till plus not. सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? चलो, question number 33. Poets have compared this word with a stage. Compared with होता है, किसी से तुलना करना. Compare with something, compare with someone, compare के साथ with आता है. बेटा smallpox has been eradicated from India. eradicate के साथ में from का यूज करते हैं. 35. He has an apartment on Maple Street. किसी बोलते ना ऑन रोड मेरा घर है, ऑन रोड अपार्टमेंट मिलेगा तो ऑन यूज होगा. क्वेश्चन नंबर 35 का ऑन. 36 में पूछा मटेरियल नाउन कौन है? चिल्ड्रन कौन सी नाउन है? चिल्ड्रन कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन. पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कौन सी नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन. कलेक्टिव नाउन है पॉलिटिक्स. इजी तो लेना है, सही तो नहीं तो समझ नहीं है. अच्छा बताओ, थोड़ा बताओ पॉलिटिक्स क्या है. एक जैसे मैंने कहा पॉलिटिक्स इज अ वेरी डर्टी गेम. पॉलिटिक्स इज अ वेरी डर्टी गेम. पॉलिटिक्स बहुत गंदा गेम है. पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, एक तरीके का व्यवसाय होता है. जो पॉलिटिशियन होता है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं, है ना. जैसे टीचिंग एक व्यवसाय होता है, जो टीचर्स होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं. इसी तरीके से पॉलिटिशियन जो होते हैं वो एक तरीके का प्रोफेशन है जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं. तो पॉलिटिक्स इस हिसाब से क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ. प्रॉपर नाउन किसको बोलते हो? प्रॉपर नाउन मतलब, प्रॉपर नाउन मतलब एक निश्चित. जैसे मैंने कहा कि किसी का पॉलिटिक्स में जाने का इंटरेस्ट है ना, तो अनकाउंटेबल नाउन. कौन बोला इतना गहरा नाउन का जानकारी? बेटा अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन की तो बात ही नहीं हो रही. 5 नाउन होती है. पहला होता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन का मतलब पर्टिकुलर नेम. आगे मेरा पॉलिटिक्स में जाने का इंटरेस्ट है तो तुम समझ गए ना, मतलब किसमें कोई डाउट है? तो वो प्रॉपर नाउन होता है. लेकिन प्रॉपर नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों बन सकते हैं, है ना. तो ये पॉलिटिक्स जो है उसको आप लोग ले सकते हो अब्स्ट्रैक्ट नाउन. आगे चलो. लव, ये तो पक्का है अब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे बोलते हैं ना लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है. इंसान अंधा हो सकता है, यहाँ तो प्यार अंधा हो रहा है. क्या कोई नहीं. चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 37 से लेके 40 तक पैसेज है, इसको रोकते हैं. 41. तुम लोग को भूख लग रही है, प्यास भी लग रही है, तो क्या कर सकते हैं बेटा. बड़ा खैर सर का दिल बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ सोचा होगा तुम लोगों ने. 41. He said, if I had the tools, I could mend the car. बेटा इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है. अरे इसमें बहुत आसान है. सबसे पहली बात तो he said ही रहेगा, कंजंक्शन that रहेगी, आंसर बी आएगा. क्वेश्चन नंबर 41 का बी आएगा. देखो ए हो नहीं सकता क्योंकि टोल्ड लिखा है. सी हो नहीं सकता क्योंकि सेट के बाद कंजंक्शन नहीं है. डी हो नहीं सकता क्योंकि टेल्स दे दिया. तो ऑप्शन बचा बी. ज्यादा गलत में वही सही होता है जो कम गलत होता है. बेटा अगले क्वेश्चन पे आओ. द जूरी वॉज डिवाइडेड. द जूरी बढ़ गई है, प्लूरल हो गई है. आप क्लास में स्टूडेंट सारे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब सिंगुलर है. मैंने कहा दिस क्लास इज प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स एग्जाम. लेकिन अगर आधे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो बढ़ गए ना. तो मैं कहूंगी द क्लास आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जाम. क्या बात समझ में आई? जब सबकी मिलके एक ही बात तो सिंगुलर, सबके अपने अपने व्यूज तो आगे. द प्राइस ऑफ एवरीथिंग इज रेजिंग फास्ट, राइजिंग फास्ट. बेटा एक होता है रेज और एक होता है राइज. रेज का मतलब होता है आवाज उठाना, वॉल्यूम बढ़ाना, उठाना या बढ़ाना. ठीक. मैंने कहा रेज योर वॉइस, रेज योर हैंड, है ना.
तो आवाज उठाना बढ़ाने के सेंस में रेज आता है। राइज मतलब उठना, उगना, जगना, बढ़ना। वाटर लेवल राइज होता है कि रेज होता है? राइज होता है। रेज का वॉल्यूम होता है, रेज योर हेड्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? राइज मतलब उठाना, उगना, जगना, बढ़ना। किसी चीज की कीमत बढ़ रही है तो राइज। सेकेंड फॉर्म होती है रोज, थर्ड फॉर्म होती है राइजिंग। इसी की आईएनजी फॉर्म बनेगी राइजिंग। तो जहाँ रेजिंग लिखा है वहां राइजिंग कर लो। हर चीज की कीमत जो है बढ़ रही है। क्या जी? सॉरी, इकोनॉमी का बढ़ना, वाटर लेवल का बढ़ना, बढ़ने के लिए यही बढ़ रहा है, राइज होता है। इस वाले का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ाना, हाथ उठाना, किसी के खिलाफ बोलना, इस तरीके से रेज आना। ठीक? उठना, उगना, जगना, बढ़ना, राइज। Some of you speak French, isn't it? बेटा यहाँ पे क्वेश्चन टैग की बात हो रही है। बेटा क्वेश्चन टैग क्या होता है? जब कोई एक सेंटेंस दे दिया जाए, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, isn't it? लिखा है ना? और ध्यान रखना क्वेश्चन टैग में सहायक क्रिया और सब्जेक्ट पहले वाले के हिसाब से आता है। लिखा है सम ऑफ यू, सम ऑफ यू, ईदर ऑफ यू, कुछ भी होगा तो जो वर्ब आती है वो क्या होती है? अगर कहीं लिखा है सम ऑफ यू मतलब आप में से कुछ, दे के सेंस में जाएंगे। ठीक है? सम ऑफ यू स्पीक फ्रेंच, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो आना चाहिए डोंट दे, यही तो आएगा पक्का। सम ऑफ यू, ईदर ऑफ यू, आपको बताया था कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउंस होती हैं तो हमेशा सब्जेक्ट दे बनता है। याद आ रहा है? जैसे मैंने कहा समवन इज कॉलिंग यू, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। मैंने सेंटेंस दिया समवन इज कॉलिंग यू, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा बेटा आरंट दे। ध्यान रखना क्वेश्चन टैग बनाते समय समवन, नोवन, एनीवन जितने भी होते हैं वो दे को लेके आए। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 45। फर्स्ट, इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जो जल्दी थकता नहीं हो, आंसर आएगा फर्स्ट। बेटा अगला पूछ रहा है एंटोनिम, रिसेंबल मतलब, सुन तो लो, रिसेंबल मतलब एक क्या होना, एक जैसा लगना। रिसेंबलिंग मतलब मैच करना, डिफर मतलब अलग होना। 46 का फर्स्ट आएगा, 45 का फर्स्ट आएगा, 46 का भी फर्स्ट आएगा। बैक्ड मतलब, बैक मतलब तो होता है कि भीख मांगना, आई बेग यू, या मांगना। कमांडेड मतलब ऑर्डर के सेंस में आ जाएगा, बी होगा। बैक्ड का बी होगा। सॉरी, हाँ वो बोल सकते, लेकिन बैक का मतलब मांगने के लिए होगा, है ना? बैक मतलब मांगना, भीख मांगना या कोई चीज मांगना। कमांड मतलब ऑर्डर देना। बेटा पॉन्डरस का सिनोनिम मैसिव, डीपली थिंक करना किसी चीज को। 48 पॉन्डरस, पॉन्डरस क्या हुआ? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। किसी शब्द का आखिरी 3 अक्षर OUS आएगा तो एडजेक्टिव। ठीक है, तो आंसर आएगा फोर्थ। He was given the details of his uncles will be the lawyer। बेटा इसका वॉइस बनाना है, मेरे हिसाब से आंसर सेकंड होगा। आंसर सेकंड होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पे रहा होगा तभी तो पास्ट कंटिन्यूअस आया। बेटा अगला, he was sorry for coming late, 50 का डी। एक बात और ध्यान रखना, प्रीपोजिशन के बाद अगर कभी कोई वर्ब आती है तो वो ING फॉर्म में आती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई भी प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट के केस में आता है। अच्छा सुनो बेटा, एग्जाम आप लोगों का मेरे ख्याल से 16 to 17 मतलब हम 10 से लेकर 17 के बीच में मान के चले। अरे सुनो तो हम 18 भी मान लें क्या डेट? नहीं ना, मतलब हमने ये मान के चला है कि मतलब आपका 12 तारीख तक के लिए रखना है। इस बीच में हमारी 4 क्लासेस होगी। ठीक है, एक इस संडे होगी, नेक्स्ट वाले में जो होली पड़ रही है उसके नेक्स्ट में होगी, लेकिन वो वोकैब रिवीजन होगा। अगली क्लास पूरी वोकैब का रिवीजन होगा जो पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एक मिक्सचर था। आप लोगों ने अगर अच्छे क्वेश्चंस किए मतलब आपकी तैयारी ठीक है,
ठीक है, और बेहतर कर सकते हो। ज्यादा मत पढ़ना, वर्ब इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आर्टिकल। अच्छा एक चीज और, एक क्वेश्चन पढ़ लेना, डिग्री चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, डिग्री चेंज पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली क्लास पूरा रिवीजन वोकेबलरी का होगा। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो 2 घंटे की रखेंगे आने वाले टाइम पे, उसमें वोकैब का रिवीजन होगा। अगली क्लास हमारी रीजनिंग की होने वाली है, उसमें तो आपको बहुत ही बेहतर कुछ मिलने वाला है। सर ने बिल्कुल पढ़ाई करी बहुत मन से, है ना। देखो कुछ है क्या इन लोगों के लिए? अरे यहीं पे किन लोगों को बाहर जाना है, यही नहीं ना, उठ के ना जगह चली जाएगी, पैसे ऐसे नहीं बढ़ेंगे, टेंशन ना लो। अच्छा सुनो, एक छोटी सी बात, सेकंड क्लास जो होगी वो हम लोग की वोकेबलरी की होगी, थर्ड क्लास हम लोगों की होगी वो रीडिंग की होगी, और फोर्थ क्लास GDPI साइको होगी। ठीक है, 4 सेशन हम लोग रखेंगे। रुको तो मैं बड़ी जल्दी हूँ, पैसेज के आंसर बोल दो क्या? चलो मैच का भी जल्दी से लगा लो आंसर, पैसेज के आंसर लगा लो भाई। क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड, 38 का फर्स्ट, 39 का फोर्थ, 40 का फर्स्ट। ठीक है, सारे सही? फिर से बोले, मैच करना। हाँ, कोई डाउट हो तो पूछ लेना क्लास के बाद। ओके, थैंक यू। यही बैठे रहना, उठ के मत जाना, बहुत जरूरी है अगर ना हो तो।